कि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, कि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डर कर भाग जाने वालों को कुछ नहीं मिलता जिंदगी में, कि डर कर भाग जाने वालों को कुछ नहीं मिलता जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगा अवयव और अवयव के प्रकार पढ़ेंगे इस क्लास में हम, क्योंकि हमने क्या है पिछली क्लास में अवयव के बारे में पढ़ लिया। आज मैं आपको इसके प्रकार के बारे में समझाता हूं, तो ध्यान से देखेंगे। आज बात करेंगे अवयव के प्रकार की। अवयव के प्रकार देखिए, आपको पीछे की वीडियो में मैंने जो पढ़ाया अवयव, उससे आपने ये पहचाना कि अवयव होता क्या है, कैसे हम इसको डिफाइन करेंगे, किस तरीके से हम इसको सिस्टमेटिक लिखेंगे, कैसे बताएंगे, कैसे समझाएंगे, ये अवयव है। आज की क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगा अवयव के प्रकार। देखिए बहुत ध्यान से अगर आप इस वीडियो को देख लेंगे तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपको इस चैप्टर में जितने भी प्रकार के सवाल मिलेंगे वो इसी लेक्चर से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए पहले शुरुआत करते हैं हम लोग अवयव के प्रकार में। पहला अवयव है स्तंभ अवयव। स्तंभ अवयव, अब स्तंभ अवयव को हम लोग अंग्रेजी में क्या कहते हैं, कॉलम मैट्रिक्स। अंग्रेजी में इसको हम कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स। अब देखिए ये जो कॉलम मैट्रिक्स है ये होता क्या है, तो ध्यान से समझेंगे। मैं इसकी परिभाषा लिख देता हूं, उसके बाद मैं आपको उदाहरण के माध्यम से इसके बारे में अच्छे से समझाता हूं। ठीक है, तो लिखेंगे ऐसा अवयव, ऐसा अवयव, ऐसा अवयव जिसमें, ऐसा अवयव जिसमें केवल एक स्तंभ होता है। मैंने क्या परिभाषा लिखी आप ध्यान से देखेंगे, ऐसा अवयव जिसमें केवल एक स्तंभ होता है। ठीक है, अब जिसमें एक स्तंभ होगा उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे स्तंभ अवयव। ठीक है, अब देखिए उदाहरण के माध्यम से मैं आपको समझाता हूं कि आखिर ये एक स्तंभ क्या होगा। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक अवयव है जिसका नाम ए है, वो अवयव है। अब हमारे पास स्तंभ एक ही बनना चाहिए। जैसे मान लीजिए यहां ध्यान से देखेंगे, मैंने 3 लिख दिया। अब अगर आप यहां ध्यान से देखेंगे तो यहां स्तंभ कितने बन रहे हैं, एक बन रहा है ना। और भी लिख सकते हैं हम, जैसे मान लीजिए इसी को हम इस तरीके से लिख सकते हैं 3 2, है ना। देखिए स्तंभ एक ही है ना, स्तंभ का मतलब खड़ी लाइन, स्तंभ का मतलब खड़ी लाइन जब बनेगी तो वो स्तंभ बनेगा। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3 2 4। अब देखिए यहां कितने स्तंभ बन रहे हैं, स्तंभ सिर्फ एक बन रहा है। देखिए स्तंभ कितने बन रहे हैं, एक बन रहा है। स्तंभ कितने बन रहे हैं, एक बन रहे हैं। स्तंभ कितने बन रहे हैं, एक बन रहे हैं। सही है। अगर आप थोड़ी देर के लिए समझें तो ये हमारा, इसकी अगर कोटि की बात करें तो ये किस कोटि का है, तो ध्यान से देखेंगे। अब इसमें स्तंभ कितने हैं, एक है। स्तंभ कितने हैं, एक है। पंक्ति कितनी है, एक है। सही। अगर इस वाले अवयव की बात करें तो इसमें स्तंभ कितने, स्तंभ तो एक ही है। पंक्ति कितनी है, एक पंक्ति, 2 पंक्ति। कितनी पंक्ति है, 2 पंक्ति। इसको ध्यान से देखेंगे, स्तंभ तो एक ही है, पंक्ति कितनी है, 1 2 3। कितनी पंक्ति है, 3 पंक्ति है। आपको जब स्तंभ अवयव की बात आए तो उसमें यह ध्यान रखना है कि एक ऐसा अवयव जिसमें केवल एक स्तंभ बने,
पंक्ति चाहे जितनी बने, देखिए इसमें एक पंक्ति बन रही, इसमें दो पंक्ति बन रही, इसमें तीन, लेकिन स्तंभ कितना बन रहा है? स्तंभ तो एक ही बन रहा है ना। तो ऐसा अवयव जिसमें केवल एक स्तंभ होता है उसे हम क्या कहेंगे? स्तंभ अवयव। कोई दिक्कत? उम्मीद करता हूं ये बात आपको जरूर समझ में आई होगी। अब हम देखते हैं, आगे चलते हैं। जैसे मान लीजिए अब बात करते हैं हम दूसरे अवयव की, जिसका नाम है पंक्ति अवयव। है ना? पंक्ति अवयव को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? रो मैट्रिक्स, है ना? रो मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, ये रो मैट्रिक्स क्या होता है? अब देखिए इसको समझते हैं। इसमें क्या होता है, स्तंभ अवयव में एक स्तंभ होता है और पंक्ति अवयव में एक पंक्ति होती है। कितनी पंक्ति होती है? एक पंक्ति होती है। तो थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, इन दोनों में यही फर्क है कि उसमें क्या होता है, उसमें केवल एक स्तंभ होता है और इसमें पंक्ति कितनी होती है? केवल एक पंक्ति होती है। तो थोड़ी देर के लिए मेरी बात अच्छे से समझेंगे, ध्यान देंगे। जब पंक्ति अवयव की बात करते हैं तो इसकी परिभाषा अगर हम लिखें तो लिखेंगे ऐसा अवयव, ऐसा अवयव जिसमें, ऐसा अवयव जिसमें केवल एक पंक्ति होती है ना? ऐसा अवयव जिसमें केवल एक पंक्ति होती है उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे मेरे बच्चों, उसे आप क्या कहेंगे? पंक्ति अवयव, रो मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? देखिए जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई एक अवयव है बी। अब देखिए हम अगर इसको लिखें तो ध्यान से देखेंगे, जैसे मैंने लिख दिया 3 2। अब आप मुझे देख के बताइए कि आखिर इसमें पंक्ति कितनी बन रही है? स्तंभ चाहे जितने बने, मैंने बात आपको ध्यान देनी है कि इसमें आपको ध्यान से देखना क्या है? पंक्ति को देखना है कि पंक्ति कितनी बननी चाहिए। पंक्ति सिर्फ एक बननी चाहिए। स्तंभ चाहे जितने बने, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो ध्यान से देखिए, पंक्ति एक ही पंक्ति है ना। पंक्ति देखिए, पंक्ति का मतलब इस तरीके से, पंक्ति का मतलब इस तरीके से जो लाइन बन रही है वो पंक्ति बनेगी, है ना? लेटी हुई लाइन क्या होगी? पंक्ति होगी, है ना? तो ये क्या बन रहा है? पंक्ति बन रही है। जैसे और भी लिख सकते हैं इसी को, 3 - 1 √2 4। अब देखिए इसमें पंक्ति देखिए कितनी पंक्ति है? एक ही पंक्ति बन रही है ना। ये सारे एक पंक्ति में हैं। अगर बात करें स्तंभ की तो स्तंभ तो 4 बनेंगे, लेकिन पंक्ति सिर्फ एक बन रही है। तो आपको इस बात का ख्याल रखना है कि ऐसा अवयव जिसमें केवल एक पंक्ति होती है उसे हम क्या कहेंगे? उसे कहेंगे मेरे भैया हम लोग पंक्ति अवयव। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए इसको, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसको सभी स्क्रीनशॉट कर लें, उसके बाद हम आगे बढ़ें। ठीक है, कर लीजिए। चलिए हो गया होगा। अब हम आगे बढ़ेंगे। देखिए अब आगे बात करेंगे। चलिए आगे देखेंगे। अब तीसरा जो अवयव है वो क्या है, समझेंगे। तीसरा अवयव है इसका मेरे बच्चों, तीसरा अवयव है वर्ग अवयव। वर्ग अवयव, इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स, है ना? क्या कहेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है, अब देखिए ये स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? स्क्वायर, वर्ग। इसके नाम से एक बात तो साफ पता चलती है कि कोई भी मैट्रिक्स अगर वर्ग के रूप में लिखी है, स्क्वायर के फॉर्म में लिखी है, तो उसे हम क्या कहेंगे? वर्ग अवयव कहेंगे। समझ में आ रही कि नहीं मेरी बात? फिर से समझिए।
मैंने क्या बोला कि ऐसा अवयव जो स्क्वायर के फॉर्म में लिखा हो, स्क्वायर का मतलब जिसमें स्तंभ और पंक्तियों की संख्या क्या हो, समान हो, जितने स्तंभ हो उतनी ही पंक्तियां हो। समझ रहे हैं? कहने का मतलब ये हुआ कि m और n क्या हो मेरे भैया, बराबर हो। m और n क्या हो, बराबर हो। अगर m और n बराबर होंगे तो ऐसा अवयव क्या कहलाएगा, वर्ग अवयव। तो चलिए इसकी परिभाषा लिखेंगे। हम ऐसे लिखेंगे, एक ऐसा अवयव है ना, ऐसा अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या है ना, पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के समान हो। किसके समान हो, स्तंभों की संख्या। ऐसा अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के समान हो, वर्ग अवयव कहलाता है। देखिए मैंने इसकी परिभाषा को लिख दिया। क्या लिखा मैंने, ऐसा अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के समान हो, मतलब जितनी पंक्ति हो उतने ही स्तंभ हो, उसे हम क्या कहेंगे, वर्ग अवयव कहेंगे। थोड़ी देर के लिए समझते हैं उदाहरण के माध्यम से, तो ध्यान से देखेंगे हम लोग। उदाहरण अगर हम इसमें बताएं तो समझिएगा। जैसे हमने मान लिया हमारे पास कोई एक अवयव है जिसका नाम है b, ठीक है। अब b में हमने देखा क्या, इसमें है 2 1 3 2। अब देखिए यहां आपको क्या समझना है, यहां आपको यह समझना है कि देखिए पंक्तियों की संख्या कितनी है, काउंट करिए। एक पंक्ति, दो पंक्ति, कितनी पंक्तियां हैं, 2। स्तंभ काउंट करते हैं, एक पंक्ति एक स्तंभ, 2 स्तंभ। तो यहां पंक्ति और स्तंभ दोनों क्या है, समान है। मतलब ये कैसा अवयव है, 2 × 2 के फॉर्म में है ना। किस फॉर्म में है, 2 × 2 के फॉर्म में। मतलब m और n दोनों का मान क्या है, समान है। देखो मैंने लिखा है ना, m बराबर किसके हो, n के। तो यहां देखिए m और n आपस में क्या है, बराबर ही तो है। और भी देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए मैं यहां लिख देता हूं 3 4 2 5 3 2 1 0 4। अब आप ध्यान से देखेंगे, जो ये मैंने लिखा है मैट्रिक्स, इसमें देखिए पंक्तियां कितनी हैं, एक पंक्ति, दो पंक्ति, तीन पंक्ति। कितनी पंक्ति हुई, 3 पंक्ति हुई। स्तंभ गिनते हैं, एक स्तंभ, 2 स्तंभ, 3 स्तंभ। मतलब जितनी पंक्ति है उतने ही स्तंभ है। मतलब ये किस फॉर्म में है, 3 × 3। पहले पंक्ति लिखना है, बाद में स्तंभ लिखना है। पंक्ति देखिए, पंक्ति 1 2 3, 3 पंक्ति हो गई, स्तंभ 1 2 3 स्तंभ हो गए। तो इस प्रकार ये कैसा अवयव है, ये है मेरे भैया वर्ग अवयव। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, बहुत बढ़िया। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को अपने साथियों के साथ अवश्य शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ऐसे ही मजेदार वीडियो देखने के लिए। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे चलेंगे, अगले अवयव पर आते हैं। जो अगला अवयव उसको आपको ध्यान से देखना है। कौन सा अवयव है मेरे भैया, चौथे नंबर पे मैं यहां लिख देता हूं। चौथे नंबर पर है विकर्ण अवयव। विकर्ण अवयव को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, डायगोनल, है ना, डायगोनल मैट्रिक्स, है ना, डायगोनल मैट्रिक्स। आप ध्यान देंगे, आखिर ये विकर्ण अवयव होता क्या है। विकर्ण अवयव समझाने से पहले एक बात आपको मैं बताता हूं, विकर्ण क्या होता है आपको ये समझना है। विकर्ण आप समझने के लिए, जैसे आप इसके पहले वाले में आपको समझाता हूं, विकर्ण क्या बनेगा। विकर्ण बनेगा जो इस, मैं थोड़ा सा एक एग्जांपल के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे मान लीजिए ये एक स्क्वायर है, ये क्या है, एक स्क्वायर है।
हम इसके दो ऐसे सिरों को मिला दें जिससे ये आकृति दो बराबर पार्ट में डिवाइड हो जाए, तो हमें इसको क्या कहेंगे, हम इसको विकर्ण कहेंगे। बोलेंगे ना विकर्ण, यही तो विकर्ण बनेगा ना। इसने क्या किया, इस पूरी आकृति को दो बराबर हिस्से में डिवाइड कर दिया। तो एक ऐसी रेखा जो किसी आकृति को दो बराबर पार्ट में डिवाइड कर देगी, वही उसका क्या कहलाएगा, विकर्ण कहलाएगा। ठीक है मेरे बच्चों, समझ में आ रहा है। चलिए अब मैं इसकी परिभाषा लिख देता हूं, तो थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। एक ऐसा अवयव है ना, या तो ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा वर्ग अवयव। ठीक है, वर्ग लिख दीजिए, एक शब्द यहाँ इंपॉर्टेंट है, वर्ग, है ना। एक ऐसा वर्ग अवयव है ना, एक ऐसा वर्ग अवयव जिसके विकर्ण के अतिरिक्त है ना, क्या लिखा हमने, एक ऐसा वर्ग अवयव जिसके विकर्ण के अतिरिक्त, है ना, विकर्ण के अतिरिक्त क्या होना चाहिए, विकर्ण के अतिरिक्त स्तंभ हो। देखिए विकर्ण के अतिरिक्त अन्य सभी अवयव, जितने भी अवयव बचे, विकर्ण के अतिरिक्त अन्य सभी अवयव, है ना, अन्य सभी अवयव क्या होते हैं मेरे भैया, शून्य होते हैं, है ना, शून्य होते हैं, उसे क्या कहेंगे, विकर्ण। देखिए इसकी परिभाषा को एक बार हम लोग फिर से पढ़ेंगे, ध्यान देंगे। मैंने क्या लिखा, एक ऐसा वर्ग अवयव जिसके विकर्ण के अतिरिक्त, मतलब विकर्ण के अलावा जितने भी अवयव हों वो सभी शून्य हों, विकर्ण के अलावा जितने भी अवयव आए वो सभी शून्य हों, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे मेरे भैया विकर्ण अवयव। तो थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, मैं इसके उदाहरण को आपको बहुत अच्छे से समझा रहा हूं, ध्यान देंगे। जैसे मान लेते हैं हमारे पास कोई भी एक अवयव है जिसका नाम है बी। ठीक है, ध्यान से देखेंगे। अब मैं यहां लिखता हूं, क्या बनेगा, जैसे मैं लिख देता हूं यहां 2 0 0 मैंने यहां क्या लिखा, मैंने यहां ये लिखा, एक मैंने क्या किया, एक मैट्रिक्स लिखी जिसमें मैंने विकर्ण के अलावा क्या कर दिया, उनके शेष अन्य सभी अवयवों को मैंने शून्य कर दिया। तो थोड़ा सा ध्यान देंगे, यहां पर देखिए 2, उसके बाद 0 है, फिर 0 है, फिर 3 है। यहां विकर्ण क्या बन रहा है, 2 और 3 बन रहा है। क्या बन रहा है, 2 और 3 बन रहा है। तो यहां 2 और 3, अब ये क्या बन रहे हैं, ये विकर्ण बनाएंगे कि नहीं, ये क्या बनाएंगे, यही तो विकर्ण का निर्माण करेंगे ना। तो जो ये विकर्ण बनेगा, इसके अलावा जितने भी बच रहे हैं वो सभी शून्य हो रहे हैं कि नहीं, तो इसे हम क्या कहेंगे, विकर्ण। एक और देखते हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास लिखा हो, थोड़ा सा इसको और बड़ा कर देते हैं, है ना। देखिए मैं लिखता हूं 3 0 0 0 2 0 0 0 1। अगर आप ध्यान से देखें तो यहां मैंने जो मैट्रिक्स लिखा है उसमें देखिए विकर्ण के अलावा सभी अवयव 0 बनने चाहिए। अब बताइए 3 2 1 एक विकर्ण का निर्माण करेगा ना, 3 2 1 एक विकर्ण बनाएगा और विकर्ण के अलावा सारे अवयव शून्य, सारे अवयव शून्य है ना, शून्य है ना। केवल विकर्ण के सम, आपको ये ध्यान देना है, केवल ऐसी जगह, केवल जो विकर्ण का निर्माण करे वहीं पर संख्या हो, इसके अलावा हर एक जगह शून्य आना चाहिए।
तो इस प्रकार की मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, ऐसी मैट्रिक्स को कहेंगे मेरे भैया विकर्ण अवयव कहेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए हो गया होगा, है ना। तो चलिए हो गया, तो इसको हम मिटाते हैं और आगे बढ़ेंगे, है ना। देखिए अब देखते हैं, अब हम अगला, हमने कितने पढ़ लिए, 4 पढ़ लिए। अब हमें कौन सा पढ़ना है, 5वां अवयव पढ़ना है। तो ध्यान से देखेंगे, यहां पास जो 5वां अवयव पढ़ेंगे वो क्या है ना, अदिश अवयव पढ़ेंगे। अब ये दिमाग में चलना था कि अदिश अवयव होता क्या है। हमेशा हमको इस बात का ध्यान रखना है कि अदिश अवयव जब पढ़ेंगे तो अदिश अवयव होता क्या है। आपने अदिश शब्द तो बहुत पढ़ा है, ये शब्द आपके माइंड में हमेशा आता है, लेकिन ये होता क्या है। तो लिखेंगे एक, है ना, विकर्ण अवयव, एक विकर्ण अवयव। एक विकर्ण अवयव क्या होता है, ध्यान देंगे, एक विकर्ण अवयव क्या होता है, यदि इसके, एक विकर्ण अवयव, है ना, एक विकर्ण अवयव यदि इसके, यदि इसके विकर्ण के अवयव के, है ना, एक विकर्ण अवयव यदि इसके विकर्ण के अवयव के, है ना, विकर्ण के अवयव के, विकर्ण के अवयव, है ना, के नहीं, है ना, विकर्ण के अवयव समान हो, विकर्ण के अवयव समान हो, है ना। एक विकर्ण अवयव यदि इसके विकर्ण के अवयव समान हो व शेष सभी अवयव शून्य हो। क्या कहलाएगा, अदिश अवयव कहते हैं या कहलाता है ना। देखिए इसको ध्यान देंगे, मैंने लिखा क्या है, अदिश अवयव में मैंने लिखा है एक विकर्ण अवयव, है ना, विकर्ण अवयव यदि इसके विकर्ण के अवयव समान हो, विकर्ण के अवयव समान हो व शेष सभी अवयव शून्य हो, अदिश अवयव कहलाता है। अभी याद करो, पीछे जो मैंने पढ़ाया था इसके पहले विकर्ण अवयव, तो विकर्ण अवयव मैंने एक बात बताई थी कि उसके केवल विकर्ण में अवयव हो, और वो अवयव कुछ भी हो सकता है, मतलब विकर्ण में कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसके अतिरिक्त सारे अवयव शून्य होने चाहिए। और इसमें जो अलग बात आ गई वो सिर्फ ये है, विकर्ण के अवयव क्या होने चाहिए, एक समान होने चाहिए। इसमें जो अलग से एक शब्द आया वो ये आया है कि विकर्ण के अवयव समान होना चाहिए, मतलब एक जैसे होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। ठीक है, और उसमें ये शर्त नहीं थी, उसमें विकर्ण के अवयव होने चाहिए लेकिन समान नहीं होने चाहिए, उसमें ये बोला था। इसमें क्या बोला है, विकर्ण के अवयव समान हो। तो ध्यान से देखेंगे मेरे भैया, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक कोई अवयव है और वो अवयव कैसा है, ध्यान से देखेंगे। जैसे मान लीजिए मैं लिख देता हूं 2 0 0 2। अब देखिए, अब यहां ध्यान से देखेंगे, इसके विकर्ण के अवयव एक समान आ रहे हैं कि नहीं। देखिए ये विकर्ण बनाएगा ना, विकर्ण के अवयव पर दोनों जगह क्या है, 2 2 आ रहे हैं ना, तो मतलब ये क्या है, एक समान बन रहा है। किस तरीके की मैट्रिक्स है, इसकी कोटि क्या होगी, 2 × 2 के फॉर्म में होगी, सही है। और भी लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया
√3 है ना, √3 हो गया, 0 हो गया, 0 हो गया, है ना, 0 हो गया, √3 हो गया, 0 हो गया, 0 हो गया, 0 हो गया, और यहां पर हो गया √3। अब ध्यान से देखिए, इसके विकर्ण पर जो अवयव आ रहे हैं, इसके विकर्ण के अवयव एक समान आ रहे हैं कि नहीं, √3 √3 √3, है ना। शेष सभी अवयव क्या आ रहे हैं, शेष सभी अवयव शून्य आ रहे हैं। मतलब विकर्ण के स्थान पर एक जैसे अवयव होने चाहिए, एक समान। 2 है तो विकर्ण में हर जगह 2, 3 है तो 3 हो, √3 है तो √3 हो, -1 है तो -1 हो, -2 है तो -2। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अब हम चलते हैं आगे। अच्छा, ये मैट्रिक्स की कोटि किस फॉर्म की है, देखिए कितनी है, पंक्तियां कितनी है, 1 2 3, 3 पंक्ति। स्तंभ कितने हैं, 1 2 3 स्तंभ, 3 × 3 कर दिए। सही है, समझ में आ रहा है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। चलिए अब आगे बढ़ेंगे, ध्यान देंगे। अगला जो है, अगला क्या है, अगला है मेरे भैया तत्समक अवयव, है ना। क्या है नाम उसका, तत्समक अवयव। अब तत्समक अवयव के बारे में ध्यान से देखेंगे। ये तत्समक अवयव क्या होता है, अभी याद करिए, हमने इसके जो परिभाषा लिखी, इससे मिलती जुलती परिभाषा होगी, बस फर्क सिर्फ एक जगह होगा, विकर्ण के अवयव समान होते हैं, शेष सभी अवयव शून्य हो, और इसमें थोड़ा सा बदलाव हो जाएगा। यहां पर विकर्ण के अवयव, जो विकर्ण के अवयव होंगे वो समान तो होंगे, लेकिन वहां पर सिर्फ एक होगा। क्या होगा, एक होगा। मतलब एक समान तो होंगे, लेकिन वहां सिर्फ एक होगा। ठीक है, चलिए लिखेंगे हम, इसकी परिभाषा लिखते हैं। तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे एक विकर्ण अवयव, एक विकर्ण अवयव, है ना, यदि इसके एक विकर्ण अवयव, यदि इसके विकर्ण के अवयव, है ना, एक विकर्ण अवयव यदि इसके विकर्ण के अवयव, है ना, एक हो, एक हो, है ना, एक हो, व शेष सभी अवयव, शेष सभी अवयव शून्य हो, शेष सभी अवयव शून्य हो, कैसा अवयव कहलाता है, वो कहलाएगा तत्समक अवयव, तत्समक अवयव कहलाता है। देखिए मैंने क्या लिखा यहां, इस बात को फिर से समझिएगा। एक विकर्ण अवयव यदि इसके विकर्ण के अवयव, विकर्ण के अवयव एक हो, एक का मतलब सिर्फ एक हो, एक के अलावा कोई संख्या ना हो, एक हो, वह शेष सभी अवयव शून्य हो, तत्समक अवयव कहलाता है। ध्यान से देखिए, जैसे मेरे बच्चों हमने मान लिया, उदाहरण पे समझिएगा ध्यान से, हमने एक एग्जाम्पल माना और हमने लिखा, मान लीजिए हमारे पास एक अवयव है ए, उसका नाम ए है। ठीक है, मैंने लिखा 1 0 0 1। अब देखिए इसके विकर्ण की जगह सिर्फ एक आ रहा है, एक के अलावा कोई नंबर नहीं आना चाहिए, सिर्फ एक आना चाहिए, तो कैसा अवयव कहलाएगा, वो कहलाएगा तत्समक अवयव। और देखते हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास, अच्छा इसको हम इसकी कोटि भी लिख देते हैं, ये किस फॉर्म का है, 2 × 2 के फॉर्म का है ना। देखिए जैसा अगला अवयव मान लीजिए, हम मान लेते हैं हमारे पास एक अगला अवयव है बी, है ना। ध्यान से देखेंगे, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इसके विकर्ण पर सिर्फ 1 आ रहा है, विकर्ण पर जब सिर्फ एक आएगा और शेष सभी अवयव 0 होंगे तो उसे हम कहेंगे
तत्समक अवयव। ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना। इसको अगर हम इसकी कोटि लिखेंगे तो पंक्तियां 3 है ना, पंक्तियां 3 है और स्तंभ कितने हैं, स्तंभ देखिए मेरे बच्चों कितने हैं, स्तंभ इसके 3 है ना। तो ये किस तरीके की होगी, ये होगी मेरे बच्चों किस फॉर्म की, ये होगी 3x3 के फॉर्म की। तो समझ में आ रहा है ना। अगर वीडियोस अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दें ताकि उनका भी भला हो सके और वो मजेदार तरीके से अवयव सीख पाए और 12 में अच्छा स्कोर कर सके। ठीक है, चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, है ना। मैं हट जाता हूं। चलिए आप लोगों ने इसको स्क्रीनशॉट कर लिया होगा। अब मैं आपको अगला अवयव बताता हूं, ठीक है, ध्यान देंगे। अब हम आगे चलेंगे और अवयव का अगला प्रकार सीखेंगे। देखिए हमने 6 प्रकार सीख लिए हैं, 7वां प्रकार मैं आपको बताता हूं। ठीक है, 7वां प्रकार है क्या, जिसको हम कहते हैं शून्य अवयव, है ना। क्या कहेंगे उसको, हम कहेंगे शून्य अवयव। अंग्रेजी में क्या कहेंगे, जीरो मैट्रिक्स कहेंगे, है ना, जीरो मैट्रिक्स कहेंगे। देखिए ये जीरो मैट्रिक्स होती क्या है, तो थोड़ा सा ध्यान देंगे आप। पहले तो इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सब जीरो, ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सभी जीरो हो, चाहे वो पंक्तियों की संख्या हो, चाहे वो स्तंभों की संख्या में लिखे अवयव हो, सारे अवयव शून्य हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे शून्य अवयव। तो लिखेंगे ऐसा अवयव, ऐसा अवयव जिसकी, ऐसा अवयव जिसकी पंक्ति व स्तंभ, ऐसा अवयव जिसकी पंक्ति व स्तंभ में लिखे गए, है ना, लिखे गए सभी अवयव, लिखे गए सभी अवयव, है ना, लिखे गए सभी अवयव क्या हो, शून्य हो। कैसा अवयव कहलाएगा, शून्य अवयव कहलाता है ना। देखिए एक बार फिर से पढ़ते हैं इसको। ऐसा अवयव जिसकी पंक्ति व स्तंभ में, है ना, चाहे तो यहां प्लूरल बना लो, पंक्तियों व स्तंभों में, है ना, ये कर लो, बल्कि पंक्तियों व स्तंभों में, है ना, पंक्तियों व स्तंभों में लिखे गए सभी अवयव क्या हो, शून्य हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, शून्य अवयव कहेंगे। ठीक है, ध्यान से देखेंगे। जैसे हम उदाहरण के लिए आपको समझाते हैं, देखिएगा उदाहरण क्या है, ध्यान देंगे। जैसे हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स है, वो बी के फॉर्म में लिखी है, उस मैट्रिक्स का नाम ही बी है, तो ध्यान से देखेंगे ये 0 0 0 0। अब देखिए इसमें पंक्ति में लिखे गए अवयव, पंक्ति में लिखे गए अवयव 0 0 है, स्तंभों में लिखे गए अवयव क्या है, 0 0 है ना। जैसे मान लीजिए किस फॉर्म में है, यह है 2 into 2 के फॉर्म में। किस फॉर्म में लिखी है, 2 into 2 के फॉर्म में लिखी है। मान लीजिए हमारे पास एक अगला मैट्रिक्स लिखा है, उसमें मैं लिख देता हूं 0 0 0 0 0 0 0 0 0। अब देखिए ये किस तरीके से लिखी है, 0 के फॉर्म में लिखी है ना पूरी तरह से। तो हम इस तरीके के अवयव को कैसा अवयव बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे शून्य अवयव। ठीक है ना। इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो मैं आपको इसमें अगली
जो एक और महत्वपूर्ण जानकारी है, समानता से संबंधित चीज आपको और समझा देता हूं। मैट्रिक्स में आपस में समानता किस तरीके की होती है, उसमें अगर दो मैट्रिक्स दिए, अगर वो किस तरीके से इक्वल होंगे, किस तरीके से हम उनकी वैल्यूज की तुलना करके निकाल सकते हैं, तो इसको स्क्रीनशॉट कर लो, तो मैं आगे आपको पढ़ाता हूं। ठीक है, कर लीजिए। चलिए, हो गया होगा, है ना। देखिए अब हम चलते हैं आगे। अगली हेडिंग जो है वो है हमारी कौन सी, अवयवों की समानता। है ना, अवयवों की समानता मतलब इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, है ना, मैट्रिक्स, है ना। वैसे तो अवयवों है तो यहां मैट्रिसेस कर दो, है ना, मैट्रिसेस, अवयवों की समानता, है ना। अब देखिए अवयवों की समानता क्या होगी, आपको दो अवयव दिए रहेंगे, है ना। कितने अवयव रहेंगे, दो अवयव। वो समान कब कहलाएंगे, उनकी क्या कंडीशन होगी, उसके बारे में मैं आपको बताता हूं। ठीक है, चलिए। जैसे मान लीजिए आपके पास दो मैट्रिक्स लिखी हो, मान लीजिए ये आपकी हेडिंग्स हो गई, तो लिखेंगे दो अवयव, है ना। कितने अवयव, दो। ध्यान देंगे, दो अवयव। जैसे एक लिखा है इस फॉर्म का, ए आई जे के फॉर्म में, है ना, एक ये हो जाए, बराबर इसके बी लिखा हो, बराबर। अच्छा हाँ, हम इस तरीके से लिख सकते हैं, मान लीजिए एक हमारे पास ये लिखा है, एक दूसरा लिखा हो, देखिए, तथा बी, बी क्या लिखा हो, यहां लिखा हो उस अवयव का नाम बी, आई जे के फॉर्म में, समान कहलाते हैं, है ना। देखिए समान कहलाते हैं, समान कहलाते हैं, है ना। यदि यदि यहां आपको दो बात ध्यान रखना है, ठीक है। देखिए कौन सी बात, नंबर एक, वे समान कोटि के होते हैं, है ना, समान कोटि के होते हैं। नंबर दो आपको ध्यान देना है, दो पॉइंट मैं आपको बताऊंगा, है ना। देखिए कौन सा एक पॉइंट और है, ए का प्रत्येक अवयव, ए का प्रत्येक अवयव बी के, है ना, बी के, ए का प्रत्येक अवयव बी के अवयवों के समान हो, है ना। बी के अवयवों के क्या समान हो, ध्यान से देखेंगे, बी के अवयवों के समान हो, अर्थात आई, तथा जे के सभी मानों के लिए, है ना। आई तथा जे के सभी मानों के लिए अगर ये समान है तो देखिए क्या करेंगे, मानों के लिए समान, है ना, समान हो। समझिए, जैसे मैं यहां लिखता हूं, फॉर एग्जाम्पल समझना मेरी बात ध्यान से, जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे एक चीज लिखता हूं, एक मैट्रिक्स लिख रहा हूं, मैंने एक मैट्रिक्स लिखी, दो मैट्रिक्स हम मानेंगे, दोनों मैट्रिक्स में सेम कंडीशन बननी चाहिए, ध्यान से देखेंगे। जैसे मैं लिख देता हूं 2 3 0 1, एक मैंने ये लिख दी, तथा एक मैं और मैट्रिक्स लिख देता हूं 2 3 0। अब यहां आपको ध्यान देना है, मैंने लिखा है
कि दो अवयव, एक तो होगा AIJ के फॉर्म में, एक होगा BIJ के फॉर्म में, ये समान कब कहलाएंगे? ये समान तब कहलाएंगे जब इनकी कोटि समान हो। कोटि का मतलब दोनों m इंटू n में जो भी हो वो दोनों सेम हो, कोटि इनकी समान हो। कोटि का मतलब देखिए, इसमें पंक्ति कितनी मेरे भैया, पंक्ति इसमें 2 है और स्तंभ कितने? 2 है, मतलब ये 2 इंटू 2 के फॉर्म का ये भी है। इसको भी देखो, पंक्ति कितनी है? 2 है, स्तंभ कितने हैं? 2 है, मतलब ये भी 2 इंटू 2 के फॉर्म की है, दोनों सेम फॉर्म की है। अब रही बात इनके अवयव की, अवयव को भी देखिए, क्योंकि उसने एक बात और बोली है, A का प्रत्येक अवयव B के अवयवों के समान हो। ये कब होगा? या तो A के सभी अवयव, A के प्रत्येक अवयव B के अवयवों के समान हो। देखो, इसका पहला अवयव 2 है, दूसरा अवयव 3 है, पहला अवयव 2 है, दूसरा अवयव 3 है। इसका दूसरी, देखिए दूसरी पंक्ति में पहला अवयव 0 है, दूसरा अवयव 1 है। इसकी दूसरी पंक्ति देखिए, पहला अवयव 0 है, दूसरा अवयव 1 है। तो मेरे भैया आपको यह समझना है कि दो अवयव समान कब बनेंगे? जब उनकी कोटि समान हो। पहली बात ये याद रखना है पहले आपको ये ध्यान देना है कि उनकी कोटि जरूर समान हो। क्या समान हो? कोटि समान हो, पहली बात। दूसरी क्या हो? A का प्रत्येक अवयव किसके समान हो मेरे भैया? B के प्रत्येक अवयव के समान हो। तो वहां, और ये ध्यान में I और J के सभी मानों के लिए है, चाहे तो इसमें 3 नंबर लिख जाए, 3 पंक्तियां बन जाए, 3 स्तंभ बन जाए, 4 पंक्तियां बन जाए, 4 स्तंभ बन जाए, लेकिन सभी अवयव समान बनने चाहिए। तब वो कैसा कहलाएगा? तब वो अवयवों की समानता कहलाएगी। ठीक है, उम्मीद करता हूं मेरे बच्चों ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है, आपको पढ़ने में मजा आया है, तो इस वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर करें और आने वाली वीडियो में आप लोग और अच्छा रिस्पांस दीजिए, ताकि मुझे एक और अच्छा मोटिवेशन मिले और मैं और अच्छे से कॉन्फिडेंस के साथ इस वीडियो को लेकर के आऊं। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।